मास्टर स्ट्रोक की कवर स्टोरी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नई कैबिनेट के संपूर्ण विश्लेषण के साथ आपका इंतजार कर रही है। लेकिन उससे पहले बड़ी खबर यह कि थोड़ी ही देर में मंत्रालय का बंटवारा हो जाएगा। मंत्रिमंडल में बड़े बदलाव की संभावना हो रही है और वो संभावना किस ओर इशारा करती है ये अब से कुछ ही देर में पता चल जाएगा। शाम 7 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक कल होने वाली है। कल शाम 5 बजे कैबिनेट की बैठक होने वाली है। बड़े बदलाव की संभावना, बड़े बदलाव यानी वो सारे मंत्रालय, खासकर वो 12 मंत्रालय जिनकी कमान अब तक उन मंत्रियों के पास थी जिन्होंने आज इस्तीफा दे दिया है, वो किसे सौंपा जाता है। एचआरडी, आईटी, कानून, बड़े मंत्री कौन कौन हो सकते हैं। बड़ा वो मंत्रिपरिषद की, माफ कीजिएगा, बड़े पद की जिम्मेदारी किसे मिल सकती है, कौन वो मंत्री होंगे, इसकी जानकारी अब से कुछ ही देर में हमें मिल जाएगी। विकास भदौरिया, नीरज पांडे मेरे दोनों सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। नीरज, सबसे पहले मैं आपसे जानकारी हासिल करना चाहती हूं, कुछ इंपॉर्टेंट मंत्रालय हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज हैं, क्या अभी सुगबुगाहट है, किसे क्या मिल सकता है? रूबिका, कुछ नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट मंत्रालय हैं। आईएनबी मिनिस्ट्री, एचआरडी मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट, इसके अलावा आपका बहुत सारे पर्यावरण मंत्रालय, तमाम ऐसे मंत्रालय जो बहुत इंपॉर्टेंट मंत्रालय, आईटी मिनिस्ट्री, कानून मंत्रालय, ये सारे इंपॉर्टेंट मंत्रालय हैं। और निश्चित रूप में जो 15 नए कैबिनेट मंत्री बने हैं उनमें ही डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। कुछ लोगों के पास ओवरबर्डन थे और कुछ लोगों के पास अभी भी ओवरबर्डन है, चाहे पीयूष गोयल हो, चाहे धर्मेंद्र प्रधान हो या नरेंद्र सिंह तोमर हो, इन सब के पास 2-2, 3-3, 4-4 मंत्रालय हैं। इन सब के पास जो मंत्रालय हैं वो कहीं ना कहीं इन सभी लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। अभी कह पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि अभी फिर से एक बार प्रधानमंत्री कार्यालय, प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष सब लोग एक साथ बैठेंगे और उसके बाद शायद ये मंत्रिमंडल का डिस्ट्रीब्यूशन हो। तो कहीं देर रात तक या कल सुबह तक मंत्रिमंडल जो विस्तार हुआ है उस पर कौन कौन से मंत्रालय किस किस मंत्री को दिए गए हैं ये कल तक पता चलेगा। लेकिन निश्चित रूप में बहुत बड़े चेंजेस देखने को मिलेंगे क्योंकि जो लोग मंत्रिपरिषद में शामिल किए गए हैं, चाहे वो सर्बानंद सोनोवाल हो, बहुत सीनियर लीडर हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, वीरेंद्र कुमार हो, जी किशन रेड्डी हो, भूपेंद्र यादव हो, ये सब वो नाम हैं जो अपने आप में पार्टी के लिए स्टॉलवर्ट हैं और इनको आपको बड़े मंत्रालय देने ही पड़ेंगे। तो ऐसे में लगता है कि आज जो जिस तरह का मंत्रिमंडल विस्तार देखने को मिला, इससे साफ है कि आप देखिएगा कि जो और भी बहुत बड़े मंत्रालय हैं या मंत्री हैं, शायद उनके भी कामों में संशोधन हो या उनके भी मंत्रालयों में संशोधन हो और कुछ इधर से उधर किए जाएं। तो आप देखिएगा कल तक जब लिस्ट आएगी तो उसके बाद उसमें आप बड़े चौंकाने वाले डिस्ट्रीब्यूशन सामने देखने को मिलेंगे। जी, अनुराग ठाकुर, मनसुख मुंडिया, माफ कीजिएगा, आरके सिंह, हरदीप पुरी, किशन रेड्डी, किरण रिजिजू, पुरुषोत्तम रुपाला, ये वो तमाम लोग हैं जिनको एलिवेट किया गया है। बड़े फेरबदल हो सकते हैं, किसको क्या मिल सकता है। उससे पहले आप देखिए जश्न की तस्वीरें, जश्न का माहौल, चाहे वो मीनाक्षी लेखी के घर के बाहर हो, अजय कुमार के घर के बाहर या ज्योतिरादित्य सिंधिया के घर का माहौल हो, जश्न हर जगह। ये तमाम लोग अब मोदी टीम का एक अहम हिस्सा है और यही वजह है कि जश्न आप चारों तरफ देख रहे हैं। ये 6 तस्वीरें हैं, 6 अलग अलग मंत्री जिनके घर पर इस वक्त ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं, मुंह मीठा करवाया जा रहा है। कई जगह पर कोरोना नियम यानी प्रोटोकॉल का पालन नहीं भी हो रहा है, साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। विकास मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, किसको क्या मिलने वाला है? ये देखिए, इस बार जो मंत्रिमंडल का विस्तार है उसके बाद जो जिसको कहते हैं फेरबदल, वो इतना बड़ा है रूबिका की सारे जश्न और ये सारी जो तस्वीरें हैं ये उसके आगे फीके पड़ जाएंगे। अब से कुछ देर बाद हमारी जानकारी कहती है कि अब से कुछ देर बाद मंत्रिमंडल के फेरबदल की और जिसको कहते हैं कि जो प्रभार हैं वो सामने आ जाएंगे। किस मंत्री को क्या मंत्रालय दिया जाने वाला है वो सामने आने वाला है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार अपने मंत्रिपरिषद में विस्तार तो किया ही किया है, उन्होंने मंत्रालयों में भी बड़े फेरबदल किए हैं और इस फेरबदल की तस्वीर अब से कुछ देर बाद सिर्फ एबीपी न्यूज़ पर आप देखेंगे। हमारी जानकारी कहती है कि ये बड़े फेरबदल हैं, इतने बड़े हैं कि ये जो मंत्रिमंडल का विस्तार है ये खबर उसके आगे फीकी पड़ जाने वाली है। हम इंतजार कर रहे हैं कि थोड़ी देर में जैसे ही ये पोर्टफोलियो सामने आएंगे तो ये खबर भी हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन उसके साथ ही एक और बड़ी खबर है, कल शाम को मैं आपको बता दूं कि मोदी कैबिनेट की पहली बैठक होगी विस्तार के बाद और उसके साथ ही मोदी कैबिनेट के बैठक के साथ ही मंत्रिपरिषद की बैठक भी बुलाई गई है। देखिए शाम को 5 बजे, कल शाम को 5 बजे मोदी कैबिनेट की बैठक है और 7 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक भी बुला ली गई है। और आप मानिए कि उससे पहले सभी मंत्री अपना चार्ज भी ले चुके होंगे, अपने मंत्रालय को के प्रेजेंटेशन ले चुके होंगे कि उनके मंत्रालय में क्या क्या है, कुछ समझ चुके होंगे। हालांकि ये प्रेजेंटेशन उनके मंत्रालय से जुड़े हुए अगले 1 हफ्ते तक चलेंगे ताकि मंत्रियों को उनके अधिकारी ये समझा सकें, ये बता सकें कि उनकी मंत्रिमंडल में, उनके मंत्रालय में क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्या क्या विषय हैं और कौन कौन सी योजनाएं हैं, कौन कौन से विभाग हैं, कहाँ कहाँ उस मंत्रालय से जुड़े हुए दफ्तर हैं और उन दफ्तरों का क्या काम है। ये अगले 5 से 6 दिन चलेंगे। लेकिन उससे पहले कल ही उनको ब्रीफिंग मिल जाएगी। शाम को 5 बजे कैबिनेट की बैठक होगी, ये हो जाता है 7 बजे शाम को मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। एक तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और दूसरा मीटिंग ऑफ द कैबिनेट, ये 2 वक्त मुकर्रर किए गए, एक 5 बजे एक 7 बजे। लेकिन उससे पहले किसको क्या सौंपा जाएगा, अभी विकास भी यही कह रहे हैं और नीरज भी यही कह रहे हैं कि जो फेरबदल है ना, ये खबर छोटी रह जाएगी क्योंकि कुछ ऐसे चेहरे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी टीम के जहन में जिनको बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। और मत भूलिए, आईटी से लेकर कानून से लेकर हेल्थ मिनिस्ट्री से लेकर एचआरडी से लेकर ये सारे वो बड़े मंत्रालय हैं जिनको अभी जिम्मेदारी से आगे चलाना है और वो जिम्मेदारी किसको सौंपी जाती है ये देर रात तक पता लग जाएगा। लेकिन इस नई टीम का मतलब क्या है, पीएम मोदी ने इस टीम को क्या टारगेट दिया होगा और इसकी चुनौतियां क्या है। मास्टर स्ट्रोक में आज हमने इन सारे के सारे पहलुओं की जिसे कहते हैं ना समीक्षा की है, इसको खंगाला है। लेकिन सबसे पहले कैबिनेट विस्तार की पूरी तस्वीर आंकड़ों के जरिए आप समझ लीजिए। आज 43 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई, 43, जिसमें 15 कैबिनेट मंत्री बने हैं और 28 को राज्य मंत्रियों का दर्जा मिला है। पीएम मोदी ने अपनी टीम के 7 पुराने मंत्रियों का प्रमोशन भी कर दिया है, उन्हें कैबिनेट का दर्जा दिया गया है, जबकि पुरानी टीम के जो 12 मंत्री थे उनसे रेजिग्नेशन ले लिया गया है। आज शपथ लेने वाले जितने भी मंत्री और जितने भी चेहरे थे उनमें 7 महिला मंत्री थी और ये पहली कैबिनेट की तस्वीर आपके सामने। 77 है आंकड़ा, आज 43 और उनको जोड़ दिया जाए तो आंकड़ा बैठता है 77। अभी भी 4 और मंत्री शपथ इस सरकार में कानून के हिसाब से ले सकते हैं। फ्रंट रो में आप देखिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, फर्स्ट लेडी, उनके बगल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ये वो तमाम नए चेहरे। एकदम कॉर्नर में आप देखिए ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनके ठीक ऊपर अनुराग ठाकुर आपको दिखाई दे रहे हैं। सारी महिलाएं ठीक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद फर्स्ट लेडी के पीछे आपको दिखाई दे रही हैं। ये 7 नए महिला मंत्रियों के चेहरे हैं। सबसे ज्यादा इस बार अगर चर्चा हुई है तो वो महिलाओं की भागीदारी को लेकर चर्चा हुई है। ये तमाम महिलाएं जो अब पद और गोपनीयता की शपथ ले चुकी हैं, अलग अलग कार्यभार संभालने की चुनौती के साथ आगे बढ़ने की कोशिश में और जनता को भी साथ में ले जाने की कोशिश में। उम्मीद तो हम यही करते हैं, लेकिन आप देखिए वो तमाम नेता भी मौजूद हैं, तमाम मंत्री भी मौजूद हैं और इनको कैटेगोरिकली उसी तरीके से आप देखिए पोजीशन भी किया गया है। वो जिन्होंने बढ़िया काम किया, किरण रिजिजू, हरदीप सिंह पुरी आपको दिखाई दे रहे हैं, जिन्होंने बढ़िया काम किया, एलिवेशन जिनका हुआ वो एक साइड, नए मंत्री एक साइड।
और हर संभव प्रयास के साथ उनके आशाओं पर खड़े उतर पाऊं। सर लंबा इंतजार करना पड़ा आपको। अब इससे ज्यादा मैं और कुछ अभी कहने नहीं वाला हूँ। अभी हम लोगों को बहुत मौके मिलेंगे चर्चा करने के लिए। माननीय पंतप्रधान मोदी जी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्री बन गया हूँ। उनके मार्गदर्शन से मैं अपने देश में जो जिम्मेदारी देंगे वो मैं अच्छी तरह से संभालूंगा। तो पीएम की जो ड्रीम टीम तैयार हुई है उसमें युवा जोश साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, एक्सपीरियंस अनुभव भी दिख रहा है और सब्जेक्ट स्पेशलिटीज साफ तौर पर दिख रही है। इस विस्तार में चुनावी समीकरणों का भी ख्याल रखा गया है और देश के सामने जितनी भी चुनौतियां हैं उसका भी पूरा ख्याल रखा गया और शायद यही वजह है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया, नारायण राणे जैसे कांग्रेस से आए नेताओं को जगह मिली है तो मंत्रिमंडल के कई बड़े चेहरों की छुट्टी भी हुई है। इस कैबिनेट विस्तार का अंडरलाइनिंग मैसेज क्या है और अब आगे क्या होने वाला है? पीएम मोदी की गवर्नेंस का नया रोड मैप समझने के लिए अब मास्टर स्ट्रोक की ये नई स्टोरी आपके सामने है। मैं ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। ये तस्वीर है पीएम मोदी की उस ड्रीम टीम की जिसे आज मोदी मंत्रिमंडल में जगह मिली है। मास्टर स्ट्रोक में आज हम मोदी की इस नई टीम का पूरा विश्लेषण आपके सामने रखने जा रहे हैं। इस मंत्रिमंडल विस्तार की वजह क्या है और मोदी कैबिनेट में किस चेहरे को शामिल करने की वजह क्या है, यह सब कुछ आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको मंत्रिमंडल विस्तार के 4 बड़े चेहरे दिखाते हैं जिनका नाम शपथ ग्रहण से पहले आई मंत्रियों की लिस्ट में सबसे पहले था। इनमें सबसे पहले नारायण राणे की बात करते हैं। नारायण राणे वही हैं जो बाला साहब ठाकरे की बदौलत कभी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन बाला साहब के रहते ही उन्होंने शिवसेना को छोड़ा भी था। अब वो कट्टर शिवसेना विरोधी नेता माने जाते हैं और साथ ही वो मराठा चेहरा है और मराठा आरक्षण के मुद्दे पर खुलकर बोलते आए हैं। अगले साल मुंबई में बीएमसी का चुनाव है और उसमें नारायण राणे फायदेमंद साबित हो सकते हैं। अगला नंबर आता है सर्बानंद सोनोवाल का। सोनोवाल असम के पूर्व सीएम और पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं। उन्हें 20 साल से ज्यादा का राजनीतिक अनुभव है। 2016 में उनकी अगुवाई में असम में बीजेपी ने जीत हासिल की थी। सर्बानंद सोनोवाल ने हेमंत बिस्वा शर्मा के लिए रास्ता छोड़ा और उसके बाद से ही चर्चा शुरू हो गई कि उन्हें दिल्ली भेजा जाएगा। अफसर वीरेंद्र कुमार। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ से आने वाले बीजेपी सांसद वीरेंद्र कुमार की बात करें तो वो 4 दशक से राजनीति में हैं। 1996 से लगातार सांसद हैं और दलित समुदाय से आते हैं। थावरचंद गहलोत की जगह दलित चेहरे के तौर पर उन्हें कैबिनेट में जगह दी गई है। श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया। जहां तक ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात है तो जब से वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए हैं तभी से उनको केंद्र में मंत्री बनाए जाने की चर्चा थी। वो 2020 में एमपी में तख्तापलट के मुख्य सूत्रधार थे। एमपी में फिर से बीजेपी की सरकार बनाने का पुरस्कार मिल रहा है। करीब 20 साल से सक्रिय राजनीति में है और फिलहाल राज्यसभा सांसद है। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद मोदी कैबिनेट की तस्वीर कैसी नजर आएगी वो समझिए। अब कैबिनेट में 4 पूर्व मुख्यमंत्री, राज्यों के 18 पूर्व मंत्री और 23 ऐसे सांसद हैं जो 3 बार से ज्यादा चुनकर आए हैं। इसके अलावा नई कैबिनेट में 13 वकील, 6 डॉक्टर, 5 इंजीनियर और 7 पूर्व ब्यूरोक्रेट्स भी हैं। नई कैबिनेट को अब तक की सबसे युवा मोदी कैबिनेट कहा जा रहा है। इस कैबिनेट में 14 मंत्री ऐसे हैं जिनकी आयु 50 साल से कम है। कुल मिलाकर कैबिनेट की औसत आयु 58 साल से कम है। इसी कैबिनेट में 11 महिला मंत्री हैं जिसमें से 7 नई महिलाओं को कैबिनेट में जगह दी जा रही है। 2 कैबिनेट मंत्री इन्हीं महिलाओं में से हैं।
महिला मंत्रियों में जिन्हें शामिल किया गया है उनमें सबसे पहला नाम है मीनाक्षी लेखी का, दूसरा नाम है शोभा करंदलाजे का, तीसरा नाम अपना दल की अनुप्रिया पटेल का है और चौथा नाम है भारती पवार का। इसके अलावा 3 और महिला सांसदों को भी मंत्री बनाया गया है, जिनमें गुजरात के सूरत से बीजेपी के सांसद दर्शना जरदोश हैं, प्रतिमा भौमिक और अन्नपूर्णा देवी शामिल हैं। महिला मंत्रियों में शोभा करंदलाजे का नाम काफी अहम है। कर्नाटक से ही सदानंदा गौड़ा को कैबिनेट से हटाया गया है और उन्हीं की जगह इन्हें मौका दिया गया है। शोभा अच्छा बोलती है और काफी जुझारू नेता माना जाता है। यहाँ तक कि कर्नाटका की बाढ़ में उनके काम को काफी सराहा गया था। जाहिर है उनके अनुभव के साथ साथ उनके काम को भी तवज्जो दी गई है। कैबिनेट विस्तार में चुनावी राज्यों को खास तौर पर तवज्जो दी गई है। अगले साल यानी 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं। वहां से 7 मंत्री बनाए गए हैं। गुजरात से 5, उत्तराखंड से 1, पंजाब से 1, हिमाचल प्रदेश से 1 और मणिपुर से 1 मंत्री बनाए गए हैं। इन राज्यों में भी 2022 में चुनाव होने हैं। सबसे ज्यादा फोकस यूपी पर है, इसीलिए यूपी से 7 मंत्री बनाए हैं। पंकज चौधरी जो पूर्वांचल के महाराजगंज से, अनुप्रिया पटेल पूर्वांचल के मिर्जापुर से, भानु प्रताप वर्मा बुंदेलखंड के जालौन से, एसपी सिंह बघेल आगरा से, कौशल किशोर लखनऊ के मोहनलालगंज से यानी अवध क्षेत्र से, अजय मिश्रा अवध क्षेत्र के लखीमपुर खीरी से और बीएल वर्मा राज्यसभा सांसद हैं जो रोहिलखंड से आते हैं। मैं अजय भट्ट। उत्तराखंड से अजय भट्ट को मंत्री बनाया गया है। 2017 और 2019 के चुनाव में बीजेपी की जीत में उनकी भूमिका रही है। विस्तार से पहले उत्तराखंड से आने वाले रमेश पोखरियाल निशंक को हटाया गया था, उनकी जगह अजय भट्ट को दी गई है। इस मंत्रिमंडल विस्तार में बिहार से जो चेहरे जुड़े हैं उनमें 2 नाम बेहद अहम हैं। पहला नाम है रामचंद्र प्रसाद सिंह का, जिन्हें आमतौर पर लोग आरसीपी सिंह के नाम से जानते हैं। उन्हें जेडीयू कोटे से मंत्री बनाया गया है। यहाँ देखने वाली बात यह है कि नीतीश कुमार की काफी जद्दोजहद के बावजूद जेडीयू के सिर्फ एक सांसद को कैबिनेट में जगह मिली है। बिहार का दूसरा अहम चेहरा है एलजेपी के सांसद पशुपतिनाथ पारस। पशुपति पारस तकनीकी तौर पर एलजेपी के सांसद हैं और एलजेपी के अंदर पिछले कई दिनों से अंदरूनी झगड़ा चल रहा है। रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान पहले ही साफ कर चुके हैं कि अगर पशुपति पारस को एलजेपी के सांसद के तौर पर मंत्री बनाया गया तो वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। मोदी के इस मंत्रिमंडल विस्तार की कुछ खास वजहें हैं। सबसे पहली तो ये कि गवर्नेंस की क्वालिटी सुधारना, दूसरा ये कि युवाओं को मंत्रिमंडल में जगह देकर काम को रफ्तार देना, अगले साल जहां चुनाव होने हैं उन चुनावी राज्यों को देखते हुए वहां के सांसदों को जगह देना, जातिगत समीकरण को देखते हुए बैलेंस बनाना और पिछले कुछ दिनों में जनता में जो निराशा का भाव था उसे दूर करने की कोशिश करना। मंत्रिमंडल विस्तार से पहले पीएम मोदी ने नई टीम के लोगों को मंत्र भी दिया, जिसमें तमाम सांसद मौजूद थे। साथ ही अमित शाह, राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी भी शामिल थे। शपथ ग्रहण करने के बाद मुझे यकीन है कि आज आप ये जानना चाहेंगे कि वो तमाम चेहरे जिन्होंने पद और गोपनीयता की शपथ ली है वो क्या सोचते हैं, किनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, क्योंकि आज कैबिनेट विस्तार में प्रमोशन पाने वाले भी मंत्री थे, जैसे किरण रिजिजू, अनुराग ठाकुर, इनका नाम शामिल था, जबकि अपना दल की अनुप्रिया पटेल भी पीएम मोदी की टीम में शामिल हुई। शपथ ग्रहण के बाद इन तीनों ने अपनी प्राथमिकताएं गिनाई हैं और हम चाहते हैं कि आप सुने उन्हें। मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं कि उनके आशीर्वाद से मुझे काम करने का मौका मिल रहा है और मेरे पार्टी के जितने वरिष्ठ नेता हैं सबका आशीर्वाद प्राप्त है। ये बहुत अच्छा मुझे लोगों को सेवा करने के लिए, देश के प्रति काम करने के लिए प्रधानमंत्री जी का जो भरोसा है उसको पूरा करने का। सर, महकमे के बारे में कोई जानकारी? जिम्मेदारी मुझे मिलेगी, जो भी विभाग या जो भी पोर्टफोलियो माननीय प्रधानमंत्री जी उचित समझेंगे, देंगे, मैं उसे समझने का और उसके दायित्वों के साथ न्याय करने की पूरी कोशिश करूँ। मंत्री परिषद में भागीदारी के बाद भी हमारी यही कोशिश होगी कि जिस वंचित, पिछड़े, शोषित, दलित, कमजोर समाज के लिए आवाज उठाने का काम अपना दल इतने वर्षों तक करता आया है, हम उसी को आगे बढ़ाएंगे। मोदी जी के नेतृत्व में देश जिस तरह से दुनिया में एक अपना नया स्थान कायम कर रहा है, उनके नेतृत्व में देश और तरक्की करे। जो भी जिम्मेदारी मिलेगी उसको अच्छी तरह से निभाते हुए प्रयास करेंगे कि जनता की सेवा की जा सके और भारत जिस तरह से दुनिया में अपनी नई छाप बना रहा है
मोदी जी के नेतृत्व में, उसमें हम सब लोग और योगदान दे सकें। और बस अब से कुछ मिनट पहले, यानी अब से 13 मिनट पहले कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट आया है, यानी कांग्रेस की आधिकारिक प्रतिक्रिया, आप इसे मान लीजिए। मंत्री बदलने से देश के हालात नहीं बदलेंगे, उसके लिए तो सरकार बदलनी पड़ेगी। अब तक 992 लोगों ने लाइक किया है, 34 लोगों ने कोट ट्वीट किया है और 263 लोगों ने इसे रीट्वीट किया है। कांग्रेस की पहली प्रतिक्रिया आ चुकी है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि मंत्री बदलने से देश के हालात नहीं बदलेंगे, उसके लिए तो सरकार बदलनी होगी। आज वैसे जिन 43 नेताओं को पीएम की टीम में शामिल किया गया है, उनमें कोई बड़ा चौंकाने वाला नाम नहीं था, लेकिन जिन लोगों की कैबिनेट से छुट्टी हुई है उन्होंने जरूर चौंकाया। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद, स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन, डॉक्टर हर्षवर्धन, सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, और इन तीनों के साथ 12 ऐसे नाम जो अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टीम का हिस्सा नहीं रहेंगे। देखिए, आज जिन 43 नेताओं को पीएम की टीम में शामिल किया गया, उनमें से बहुत बड़ा कोई चौंकाने वाला नाम नहीं था, लेकिन जो बाहर गया है, यानी कैबिनेट से जिनकी छुट्टी हुई है, उन्होंने और ज़्यादा चौंका दिया। जैसे कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद, हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय जिनके पास था प्रकाश जावड़ेकर, और 12 ऐसे नाम अब पीएम मोदी की टीम में वो हिस्सा नहीं है। इनकी जगह नए चेहरों को मौका दिया जा सकता है और हम इंतज़ार कर रहे हैं कि वो नए चेहरे कौन हो सकते हैं जिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भरोसा जता रहे हैं इन बड़े पोर्टफोलियोज़ को लेकर। लेकिन इसके साथ में पीएम ने अपनी टीम के कई नामों का प्रमोशन भी किया है। अगर काम किया है तो इनाम भी दिया है। इस फेरबदल के पीछे का फॉर्मूला क्या था? जिन नेताओं की मंत्रिमंडल से छुट्टी हुई, वो अब क्या जिम्मेदारी संभालने वाले हैं, आप अब इस रिपोर्ट से समझिए। मैं नारायण तातुराणी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया। आज जब कांग्रेस से कमल के खेमे में आए ज्योतिरादित्य सिंधिया और नारायण राणे मोदी की टीम में शामिल हो रहे थे, उस वक्त बीजेपी के सूरमा रविशंकर प्रसाद, हर्षवर्धन और प्रकाश जावड़ेकर मोदी की टीम से बाहर हो चुके थे। मैं भारत की प्रभुता, अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। रविशंकर प्रसाद, हर्षवर्धन और प्रकाश जावड़ेकर की गिनती पीएम मोदी की कैबिनेट के बड़े मंत्रियों में होती थी। अहम जिम्मेदारियां इनके पास थी। दावे और वादे भी ये खूब करते थे। सरकार के कामकाज की तारीफों के पुल बांधने में भी ये पीछे नहीं रहते थे। हम हृदय से आभारी हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के, जिन्होंने हमेशा हमें ये सिखाया है कि यू हैव टू लीड बाय एग्जाम्पल। तो मैं शांति से काम करता हूं। हमने प्रधानमंत्री के निर्देश में और इस बजट में अभिनंदन प्रधानमंत्री जी का और निर्मला जी का कि भारत की डिजिटल इकोनॉमी को मजबूत करने की दिशा में काफी प्रयास किया गया। सरकार के लिए ऐसी बैटिंग करने के बाद भी शायद ये पीएम मोदी की कसौटी पर खरे नहीं उतर पाए। बात हर्षवर्धन की करें, जिम्मेदारी स्वास्थ्य मंत्रालय की थी। कोरोना काल में उन्होंने दावा किया कि अगर सरकार ने वक्त रहते जरूरी कदम नहीं उठाए होते तो कोरोना इतनी जल्दी काबू में नहीं आता। लेकिन कोरोना में उनका कामकाज शायद पीएम मोदी के गले नहीं उतरा। इस काल में, और मैं समझता हूँ एक तरह से इस पूरी शताब्दी में स्पेनिश फ्लू के बाद ये कोविड इतनी बड़ी त्रासदी आई, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमको सबको मिलकर काम करने का मौका मिला। मुझे स्वास्थ्य मंत्री के रूप में देश के लोगों को कोविड से बचाने के लिए जो भी कुछ करना था स्वास्थ्य मंत्रालय को, उसको करने का मौका मिला। हर्षवर्धन के बाद जिस बड़े नाम की छुट्टी हुई वो है कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद, जो पिछले कुछ दिनों से ट्विटर के विवाद को लेकर काफी चर्चा में थे। आए दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये एहसास कराते रहते थे कि वो देश के कानून मंत्री हैं। और ये जो मैं बोल रहा हूं तो बहुत जिम्मेवारी से बोल रहा हूं, और कानून मंत्री से गलतियां कभी नहीं कराई है। रविशंकर प्रसाद जिस कुर्सी के दम से बार बार ट्विटर को ललकारते थे, आज वो खिसक गए। सरकार के लिए हमेशा संकट मोचक का रोल निभाने वाले रविशंकर पर जब कुर्सी का संकट आया तो कोई नहीं बचा सका। तो आज इस सदन के पटल से
चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो लिंक्डइन हो या कोई हो या व्हाट्सएप हो, मैं विनम्रता से आग्रह करूंगा, भारत में आप काम करिए। आपके करोड़ों फॉलोअर हैं, हम उसका सम्मान करते हैं, पैसे भी कमाइए, लेकिन भारत के संविधान को आपको पालन करना होगा, भारत के कानून को आपको पालन करना होगा, यह हम कहना चाहते हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर की कहानी भी अलग नहीं है। सूचना मंत्री को भी शायद आखिर वक्त तक ये सूचना नहीं थी कि उनकी कुर्सी जाने वाली है। इसके अलावा पीएम मोदी की नई टीम में 1 दर्जन पुराने मंत्रियों को जगह नहीं मिल पाई। प्रकाश जावड़ेकर, रविशंकर प्रसाद, हर्षवर्धन, रमेश पोखरियाल निशंक, सदानंद गौड़ा, थावरचंद गहलोत, संतोष गंगवार, बाबुल सुप्रियो, संजय धोत्रे, देवोश्री चौधरी, प्रताप सारंगी और रतन लाल कटारिया को अपना इस्तीफा सौंपना पड़ा। पुरुषोत्तम रुपाला, अनुराग ठाकुर, मनसुख मंडविया, आरके सिंह, हरदीप सिंह पुरी, जी किशन रेड्डी, किरण रिजिजू को प्रमोशन मिला। मोदी जी के नेतृत्व में देश जिस तरह से दुनिया में एक अपना नया स्थान कायम कर रहा है, उनके नेतृत्व में देश और तरक्की करे। जो भी जिम्मेदारी मिलेगी उसको अच्छी तरह से निभाते हुए प्रयास करेंगे कि जनता की सेवा की जा सके और भारत जिस तरह से दुनिया में अपनी नई छाप बना रहा है मोदी जी के नेतृत्व में, उसमें हम सब लोग और योगदान दे सकें। जिन मंत्रियों की कैबिनेट से छुट्टी हुई है उनमें थावरचंद गहलोत को पहले ही राज्यपाल बनाया जा चुका है। माना जा रहा है कि बाकी लोगों को भी संगठन में अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है और जिन लोगों का प्रमोशन हुआ है उन्हें नए मंत्रालय दिए जाएंगे, जहां उन्हें पीएम मोदी की कसौटी पर खरा उतरना होगा। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दूं, ऐलान होता चला जा रहा है। सूत्र, उच्च स्तरीय सूत्र ये बता रहे हैं कि हेल्थ मिनिस्ट्री और उसके साथ केमिकल फर्टिलाइजर्स मिनिस्ट्री भी मनसुख मांडविया संभालेंगे। जी हां, डॉक्टर हर्षवर्धन की जगह अब हेल्थ मिनिस्ट्री का कार्यभार संभालेंगे मनसुख मांडविया और नया मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन जो है उसका प्रभार गृह मंत्री अमित शाह को दिया गया है। विकास मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख करते हैं। विकास, बहुत बड़े फेरबदल किए हैं, मिनिस्ट्रीज को आपस में जोड़ दिया गया है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री और हेल्थ मिनिस्ट्री दोनों को जोड़ दिया गया है। और ये जोड़ा क्यों गया है, मैं उसका छोटा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ। जब कोरोना काल में दवाइयों की आपको कमी का पता चला होगा, जब रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी का पता चला, अचानक से इसकी मांग बहुत बढ़ गई है। और उस दौरान हेल्थ मिनिस्ट्री और केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री, जिसके अंडर में तमाम ड्रग कंपनियां आती हैं जो दवाइयां बनाती हैं, उनके बीच जो कोऑर्डिनेशन की दिक्कत थी, उस कम्युनिकेशन को खत्म करने के लिए अब दोनों मिनिस्ट्रियों को क्लब किया गया है, ताकि जिस भी दवाई की मांग बढ़े वो तुरंत उस मंत्रालय के मंत्री को पता हो, उससे रिलेटेड एक्शन तुरंत हो जाएं। मंत्रालयों के बीच फाइलों की आवाजाही का समय बचे, अधिकारियों के बीच उस फाइलों पर बैठने का और फिर उस पर कमेंट पास करके अगली अधिकारी पर भेजने का समय बचे, मंत्री एक बार में एक अधिकारी के साथ डिसीजन ले सके। कुल मिलाकर ये सिर्फ इस मंत्रालय को लेकर नहीं है। जैसे मान लीजिए 53 यूनियन मिनिस्ट्रीज हैं, उनको संभालेंगे कुल मिलाकर 30 मंत्री, यानी क्लबिंग हो जाएगी इस लिहाज से। जैसा अभी आप बता रहे हैं कि हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से ही केमिकल और फर्टिलाइजर्स मिनिस्ट्री संभाली जाएगी, फार्मास्यूटिकल्स और अदर ड्रग्स एसेंशियल्स वाली जो मिनिस्ट्री है वो भी एक ही मंत्री संभालेंगे। बिल्कुल, जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, बहुत सारी मंत्रालयों को क्लब किया जा रहा है और उनमें से क्लब करके 30 कैबिनेट मंत्री बनाए जाएंगे और 2 इंडिपेंडेंट चार्ज होंगे उनके अलावा। वो भी कैबिनेट के मंत्री के मतलब जिसका मतलब होगा वे स्वतंत्र प्रभार के मंत्री होंगे। तो इन तमाम जो मंत्रालय हैं उनको 30 कैबिनेट मंत्रालयों में बांट दिया गया है और इसमें से एक महत्वपूर्ण मंत्रालय जो हेल्थ और केमिकल एंड फर्टिलाइजर है उसको क्लब कर दिया गया है और इसके मंत्री जो है वो मनसुख मांडविया ही रहेंगे और इस मंत्रालय को
क्लब करने के पीछे कोरोना काल में जो तमाम दवाइयों की कमी पेश आई और उसके बाद दवाइयों के लिए तमाम ड्रग लाइसेंस तुरंत इशू करने में जो वक्त जाया हुआ उसको दूर किया जाएगा। आपको पता है रेमडेसिविर के लिए नागपुर में नितिन गडकरी ने रातों रात लाइसेंस दिलवाकर वहाँ पर एक प्लांट लगाया और 10,000 वाइल प्रतिदिन 15 दिन बाद उसका उत्पादन शुरू हो गया था। इसी तरह से ब्लैक फंगस की दवाई की जब कमी हुई तो उसके भी प्लांट लगाए गए रातों रात और 10 दिन बाद उसका प्रोडक्शन शुरू हो गया। बाजार में 1 से 1.5 लाख वाइल रोज आने लगी थी, लेकिन उसमें 15-20 दिन का वक्त लग गया था। ये वक्त ना जाया हो, लोगों की जान बचाने के लिए समय पर दवाइयाँ मुहैया कराई जा सकें, इसलिए इस मिनिस्ट्री को क्लब किया गया। लेकिन इस बीच एक और महत्वपूर्ण खबर आ रही है कि सहकारिता आंदोलन को और मजबूत करने के लिए इस मिनिस्ट्री में अमित शाह को भेजा जाएगा। सहकारिता मंत्रालय जो कि नया बनाया गया था, उस मंत्रालय के मंत्री अमित शाह होंगे। ये भी इस वक्त की बड़ी खबर है। आपको बता दें, गुजरात में, महाराष्ट्र में और राजस्थान में सहकारिता आंदोलन बहुत मजबूत है। यहाँ किसान सहकारी बोर्ड बनाकर सहकारिता आंदोलन के तहत इकट्ठे होकर समूह बनाकर कंपनियां बड़ी बना लेते हैं और उसके ज़रिए छोटे छोटे किसान जुड़कर बड़े उत्पादन करते हैं, जिसका लाभ देश को होता है, किसानों को होता है और वो एक्सपोर्ट तक करते हैं। जैसे अमूल दूध एक सहकारी बड़ी कंपनी है और वो किसानों के समूह से जुड़कर एक बड़ी कंपनी बनी है। इसी तरह से महाराष्ट्र की बात करें तो वहाँ पर शुगर मिल सहकारी आंदोलन की देन है और वहाँ पर आपको पता है कि लगभग हर जिले में 1 से 2 से 3 तक शुगर मिल हैं। 30-30, 40-40 मिल वहाँ पर काम कर रही हैं और सभी सहकारी आंदोलन से जुड़ी हुई हैं, सहकारिता से जुड़ी हुई हैं। तो इस मंत्रालय को और राज्यों में सक्षम बनाने के लिए, सहकारी आंदोलन के लिए आधारभूत ढांचा जो मैं दर्शकों को एक बार फिर से विकास बता देना चाहती हूँ। हाँ, एक तो है ये मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, जिसके बारे में आपके कोऑपरेशन जिसको हेड करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। दूसरा है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये प्राथमिकता रहेगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और यही वजह है कि MOS PMO जो है वो मिनिस्टर इंचार्ज रहेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्टिवली मॉनिटर करेंगे इस पूरी की पूरी मिनिस्ट्री को। वो भी इसलिए क्योंकि जितने भी साइंटिफिक इनोवेशन कोविड के दौरान इस काल के दौरान हिंदुस्तान ने दिखाए हैं और किए हैं, उससे एक बात क्लियर हो गई है कि इसमें बहुत गुंजाइश है और हम हिंदुस्तान और भारत एक शानदार मुकाम हासिल कर सकता है जब बात आती है साइंटिफिक इनोवेशंस की। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जिम्मा खुद अपने हाथों में लिया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद देखने वाले हैं। अमित शाह को मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन का जिम्मा दिया गया है। साथ में सेम मिनिस्टर जो है, एक ही मिनिस्टर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, टूरिज्म और नॉर्थ ईस्ट, ये तीनों अलग अलग चीजें देखेंगे। फिर बता दूं आपको कि 53 ऐसी यूनियन मिनिस्ट्रीज हैं, यानी 53 अलग अलग पोर्टफोलियोज हैं। इन 53 अलग अलग पोर्टफोलियोज को देखेंगे कितने मिनिस्टर्स? 30 और साथ में 2 MOS और इंडिपेंडेंट चार्ज जिनके पास है, ये 32 आप समझ लीजिए 53 पोर्टफोलियोज को संभालेंगे और इसीलिए इनको क्लब कर दिया गया है आपस में। इस वक्त की ये बड़ी खबर है। जैसे जो पहली क्लबिंग की खबर आई है वो हेल्थ मिनिस्ट्री और केमिकल फर्टिलाइजर्स मिनिस्ट्री, ये दोनों को संभालेंगे मनसुख मांडविया। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। मोदी सरकार के इस कैबिनेट में सिर्फ रीशफलिंग नहीं हुई है बल्कि बड़े लेवल पर क्लबिंग भी हुई है, ताकि जो साइलोज मतलब आप समझते हैं, यानी जो अलग अलग टापू बन जाते हैं कि ये मिनिस्ट्री अलग टापू, ये मिनिस्ट्री अलग टापू। जैसा भी विकास बता रहे थे कि हेल्थ मिनिस्ट्री अपने आप में एक अलग टापू थी, लेकिन फार्मास्यूटिकल्स और फर्टिलाइजर्स और ये सारी चीजें देखने वाला जो मंत्रालय था वो एक अलग टापू पर था, जबकि दोनों के बीच में एक बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रिज होने की जरूरत थी। वो परेशानी का सबब हमें कोरोना काल में देखने को मिला, जब फाइलें इधर से उधर होती रही। ऐसे में ये फैसला लिया गया है कि वो मंत्रालय जिनका क्लबिंग होना, जिनका साथ रहना बेहतर है, उनको एक कर दिया गया है और उसका जीता जागता सबूत है हेल्थ मिनिस्ट्री जो मनसुख मांडविया को दे दी गई है और उसके साथ ही हेल्थ मिनिस्ट्री के साथ ही अब जोड़ दिया गया है केमिकल और फर्टिलाइजर्स को, फार्मास्यूटिकल्स
पर पैनी नजर अगर हेल्थ मंत्रालय नहीं रखेगा तो कौन रखेगा? मनसुख मांडविया देश के नए स्वास्थ्य मंत्री होंगे, लेकिन वो जो अतिरिक्त जिम्मेदारी उनको मिल गई है, जो बेहतरी के लिए, सिनर्जी कायम करने के लिए, वो है केमिकल फर्टिलाइजर्स की। तो ये सारी बड़ी खबरें इस वक्त आप देख रहे हैं। अभी और कुछ बड़े ऐलान देखने को मिलेंगे। अमित शाह को मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन का जिम्मा सौंपा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साइंस और टेक्नोलॉजी को प्राथमिक तौर पर देखते हुए, प्राथमिकता देते हुए उसका जिम्मा संभालेंगे। और बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि कुछ और पोर्टफोलियोज बांट दिए गए हैं। एजुकेशन मिनिस्ट्री जो है वो सौंप दी गई है धर्मेंद्र प्रधान को। आपको ये बता दें कि उसमें भी क्लबिंग की गई है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप को जोड़ दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट मंत्रालय अब सौंपे गए हैं धर्मेंद्र प्रधान को। स्मृति ईरानी से दो में से एक मंत्रालय जो है ले लिया गया है। महिला बाल विकास मंत्री रहेंगी स्मृति ईरानी, अब उनसे कपड़ा मंत्रालय ले लिया गया है। धर्मेंद्र प्रधान देश के नए शिक्षा मंत्री होंगे, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स जो स्मृति ईरानी से लिया गया है, उसको अब पीयूष गोयल संभालेंगे। अश्विनी वैष्णव जो है वो आईटी, मिनिस्ट्री ऑफ आईटी और कम्युनिकेशन को संभालने वाले हैं। साथ में उन्हें रेलवे का कार्यभार भी सौंपा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजर रेलवे इस इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो पर भी है और इसीलिए रेलवेज और आईटी को क्लब कर दिया गया है और इन दोनों ही मंत्रालय को श्री अश्विनी वैष्णव संभालने वाले हैं। कपड़ा मंत्रालय स्मृति ईरानी से लेकर पीयूष गोयल को सौंप दिया गया है। ये इसलिए क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री पीयूष गोयल संभालते हैं, तो पीयूष गोयल उस सिनर्जी को बिल्ड करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स का भी जिम्मा उनको सौंप दिया गया है। दूसरा, श्री अश्विनी वैष्णव जो हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ आईटी और कम्युनिकेशंस को भी संभालेंगे और दूसरा रेलवे को भी संभालेंगे। रेलवे और आईटी दोनों को क्लब कर दिया गया है ताकि टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल है रेलवे में पैसेंजर्स की सेफ्टी और कन्वीनियंस के लिए बेहतर रूप से इस्तेमाल किया जाए। पीयूष गोयल नए कपड़ा मंत्री बनाए गए, धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री बन गए हैं, अश्विनी वैष्णव को रेल मंत्रालय और आईटी का कार्यभार सौंपा गया है, स्मृति ईरानी महिला एवं बाल विकास मंत्री बनी रहेंगी। सीधा रुख करते हैं विकास का। विकास, और क्या जानकारी मिल रही है? विकास, आपको मेरी आवाज मिल रही है? विकास से संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन मैं आपको बता देना चाहती हूं कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट को जोड़ दिया गया है। धर्मेंद्र प्रधान इन दोनों ही मंत्रालयों का कार्यभार संभालेंगे। उसके बाद अगर बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इन दोनों को क्लब कर दिया गया है। इसका ख्याल रखेंगे पीयूष गोयल। अश्विनी वैष्णव जो हैं वो आईटी और कम्युनिकेशंस का मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड कम्युनिकेशंस का ख्याल रखेंगे। साथ में रेलवेज को भी क्लब कर दिया गया है। हरदीप सिंह पुरी, अब ये कहा जा रहा है कि हरदीप सिंह पुरी दो मंत्रालयों का जिम्मा संभालेंगे जिनको क्लब कर दिया गया है। एक तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन एंड हाउसिंग अफेयर्स और दूसरा पेट्रोलियम मंत्रालय। हरदीप सिंह पुरी इन दोनों ही मंत्रालयों का जिम्मा उनको सौंपा गया है। फिर बता दूं आपको, मिनिस्ट्रीज जो कि अर्बन और हाउसिंग अफेयर्स से जुड़ी हुई है वो और पेट्रोलियम मंत्रालय सौंप दिया गया है हरदीप सिंह पुरी को। विकास मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख करते हैं। विकास,
और कौन कौन से मंत्रालय क्लब किए जा चुके हैं और किनको कौन सा जिम्मा सौंपा गया है? जी हाँ, देखिए लगातार जो खबरें आ रही हैं और हम आपको बारी बारी से वो बताते हैं। रेलवे मंत्रालय जो है उसको आईटी के साथ क्लब किया गया है और आपको बता दें कि इसके अलावा चाइल्ड एंड डेवलपमेंट जो मिनिस्ट्री है वो स्मृति ईरानी के पास बनी रहेगी। इसको इम्पॉर्टेंट मिनिस्ट्री बनाने के लिए इसके साथ उनके साथ एक एमओएस को जोड़ा गया। राज्य मंत्री को मंजू पारा महेंद्र भाई जो कि गुजरात से आते हैं, आज ही उनको मंत्री बनाया गया है, जोड़ा गया है। पीयूष गोयल को टेक्सटाइल मिनिस्टर बनाया गया है और कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्ट्री भी उनके पास रहेगी। तो कॉमर्स मिनिस्ट्री उनके पास पहले से थी और अब उनके पास कॉमर्स और इंडस्ट्रीज के अलावा टेक्सटाइल मिनिस्ट्री उनके पास रहने वाली है और इसके अलावा ट्रेड पॉलिसी भी उनके पास ही रहेगी और इसके साथ ही साथ कंज्यूमर अफेयर और फूड और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्ट्री भी उनके पास रहेगी। अश्विनी वैष्णव जो कि पूर्व आईएएस ऑफिसर हैं और उड़ीसा से आते हैं, उनको रेलवे मंत्रालय दिया गया है। रेलवे और आईटी मिनिस्ट्री को क्लब किया गया है और ये दोनों मंत्रालय आपको बता दूं अश्विनी वैष्णव के पास रहने वाले हैं। इसके अलावा आपको एक और महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। जो हाउसिंग और अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है, शहरी विकास मंत्रालय है, उसको पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के साथ रखा गया है और आपको बता दें हरदीप सिंह पुरी को इसका मंत्री बनाया गया है। इसके अलावा जो शिक्षा मंत्रालय है उसको स्किल डेवलपमेंट मंत्रालय जो कि मोदी सरकार के आने के बाद बना था उसको क्लब किया गया है, उसको एक साथ कर दिया गया है। तो नए शिक्षा मंत्री देश के धर्मेंद्र प्रधान होंगे, उनको ये चार्ज दिया गया है। तो इस तरह की ये इम्पॉर्टेंट जो अनाउंसमेंट हैं वो लगातार आ रहे हैं हमारे पास, वो हम आपको बता रहे हैं। जो मिनिस्ट्रीज हैं उनको क्लब किया जा रहा है, एक मिनिस्टर के साथ या तो एडिशनल चार्ज के साथ दिया जा रहा है या मिनिस्ट्री को ही क्लब कर दिया जा रहा है। कुल मिला के अब देश में 30 कैबिनेट मंत्री होंगे और 2 इंडिपेंडेंट चार्ज वाले मंत्री होंगे जो मंत्रालय को स्वतंत्र रूप से देख पाएंगे। उनके नीचे बाकी एमओएस यानी कि राज्य मंत्री होंगे। तो इस तरह से जो लगातार जैसा कि हमने आपको बताया था कि आधे घंटे के भीतर ही एक और बड़ी खबर, जरा दर्शकों को ये बता दूं कि सिविल एविएशन मिनिस्टर अब ज्योतिरादित्य सिंधिया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को सिविल एविएशन का जिम्मा सौंपा गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो राहुल गांधी के करीबी हुआ करते थे, उन्होंने मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनाने में बड़ी जिम्मेदारी निभाई और अब खबर ये मिल रही है कि सिविल एविएशन यानी उड्डयन मंत्रालय का जिम्मा ज्योतिरादित्य सिंधिया को मिला है। धर्मेंद्र प्रधान मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट को संभालेंगे। दूसरी तरफ यंग और डायनामिक फेस की जरूरत थी उड्डयन मंत्रालय को संभालने के लिए और यही वजह है कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय अब सौंपा गया है ज्योतिरादित्य सिंधिया को, ये उम्मीद करते हुए कि वो एक नई दिशा में इस मंत्रालय को लेकर जाएंगे, खासकर तब जब इस सेक्टर को भारी बदलाव की जरूरत है पोस्ट कोविड पीरियड में, और इसीलिए एक यंग चेहरे को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। अब ये जिम्मेदारी सिविल एविएशन की मिलेगी ज्योतिरादित्य सिंधिया को। इसका मतलब ये होगा कि पोस्ट कोविड वर्ल्ड में कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए जाएंगे जिससे अफोर्डेबल एयर ट्रैवल हर एक वर्ग के शख्स को मिल सके। बहुत बड़े एक्सपेरिमेंट यहां पर आपको देखने को मिल रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस नई कैबिनेट में। आपको ये बता दूं कि बहुत सारे मंत्रालयों को क्लब कर दिया गया है। धर्मेंद्र प्रधान नए शिक्षा मंत्री होंगे, लेकिन महज शिक्षा मंत्री नहीं होंगे। एक सिनर्जी लाने के लिए अलग अलग पोर्टफोलियोज को क्लब कर दिया गया है, ज्वाइन कर दिया गया है और एक ही मंत्री वो अलग अलग पोर्टफोलियो संभालेगा। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि ये जो टापू अलग अलग पोर्टफोलियोज और मंत्रालय के बने हुए थे वो किसी तरीके से खत्म हो। मेरी सहयोगी रोमाना भी इस वक्त स्टूडियो में आ चुकी है। रोमाना, भारी बदलाव, भारी चेंजेस देखने को मिल रहे हैं इस नई कैबिनेट में। सिर्फ कैबिनेट के चेहरे नहीं बदले हैं, पूरे की पूरी दिशा बदल गई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।